रखिए, हम 4.5 जेन फाइटर और उसके पार्ट्स पूरी तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। वही चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर्स बेच रहा है और खुद 6th जनरेशन फाइटर्स आज के डेट में टेस्ट कर रहा है। अगर दुबई क्रैश में इंजन प्रॉब्लम निकलती है तो बहुत और दिक्कत होने वाली है भारत को, क्योंकि ये F404 इंजन ओरिजिनली 1980s के अमेरिका के FA-18 हॉर्नेट के लिए डेवलप किया गया था। ऑफ कोर्स इसमें तब्दीली लाई गई है, इसको और बेटर किया गया है, लेकिन इस इंजन में काफी टाइम से परफॉर्मेंस इश्यूज भी रहे हैं, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड पर। लेकिन ये क्रैश एक और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज को हाईलाइट करता है। इंडियन एयरफोर्स की गिरती हुई ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को स्पॉटलाइट पर डालता है। उधर पाकिस्तान भी चाइना की मदद से कंटिन्यूअसली अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रहा है और इसी साल रिपोर्ट्स की माने तो चाइना पाकिस्तान को 40 5th जनरेशन J-20 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने वाला है। एक तरफ घटती स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते टेंशन। एक टाइम पर कहा जाता था कि अगर 1962 की लड़ाई में एयरफोर्स डिप्लॉय किया जाता तो जंग हम जीत जाते। इतनी एडवांस्ड और पावरफुल मानी जाती थी इंडियन एयरफोर्स उस समय, और आज की हालत देखिए हम कहां आ चुके हैं कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पाकिस्तान के साथ कंपीट कर रही है। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में जाकर 5th जनरेशन फाइटर खुद नहीं खरीद सकते हैं। पाकिस्तान थोड़े ही अरसे में चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करके हमसे कहीं आगे निकल गया और हम तेजास की जान को रोते रहे। तेजास एक फ्लॉप जंगी त्यारा है। भारतीय यूट्यूबर भी फट पड़ा। यहाँ भारतीय यूट्यूबर ने इस बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं वीडियो में। रखिए, हम 4.5 जेन फाइटर और उसके पार्ट्स पूरी तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। वही चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर्स बेच रहा है और खुद 6th जनरेशन फाइटर्स आज के डेट में टेस्ट कर रहा है। अगर दुबई क्रैश में इंजन प्रॉब्लम निकलती है तो बहुत और दिक्कत होने वाली है भारत को, क्योंकि ये F404 इंजन ओरिजिनली 1980s के अमेरिका के FA-18 हॉर्नेट के लिए डेवलप किया गया था। ऑफ कोर्स इसमें तब्दीली लाई गई है, इसको और बेटर किया गया है, लेकिन इस इंजन में काफी टाइम से परफॉर्मेंस इश्यूज भी रहे हैं, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड पर। वैसे तो ये इंजन रिलायबल माना जाता है दुनिया भर में, क्योंकि इसके पास टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट आवर्स ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इंजन अंडर पावर्ड है। इस इंजन के शॉर्टफॉल की वजह से हमारे तेजस में भी कुछ खामियां हैं। तेजस के परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल्स, मेंटेनेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी इश्यूज में को लेकर 2018 में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने लोकसभा में इसे ऑफिशियली एक्नॉलेज किया था। लेकिन फिर हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे क्यों बढ़े? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इसके अलावा हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। इसी वजह से आज भी हम तेजस पर ही हमें रिलाय करना पड़ रहा है, जबकि एयरफोर्स 100% सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन रिलाय तो तब करोगे ना जब आपके पास एयरक्राफ्ट होंगे भी। दरअसल बीते कई सालों में HAL ने बार बार हमारी एयरफोर्स को जेट ऑर्डर्स पूरी तरीके से डिलीवर करने में इट हैज बीन अनसक्सेसफुल। ये डिलेज इतने सीरियस हो गए हैं कि फरवरी में एयर चीफ मार्शल ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि उन्हें HAL की डिलीवरी पर कॉन्फिडेंस नहीं है। At the moment, I am just not confident of HAL. इसके ऊपर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक HAL को F404 इंजन टाइम से नहीं दे रही है, जिसके वजह से तेजस और भी प्रोडक्शन डिलेज फेस कर रहा है। 2024 से ही हर साल 24 LCA तेजस IAF को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक सिर्फ 2 तेजस MK-1A जेट्स ही डिलीवर हो पाए हैं इंडियन एयरफोर्स को। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जब तक इंजन टाइम पर मिल भी रहे थे तब भी HAL ने डिले दिखाया था। तेजस MK-1 वेरिएंट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन टाइम पर डिलीवर किए थे, लेकिन उस समय भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन था। तो HAL को भी बेटर करना होगा। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो इस तरीके का एटीट्यूड नहीं चल सकता है। और अब तो GE हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है। एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर पर इतने क्रूशियल डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिलाय करना हमेशा के लिए रिस्की होने वाला है। इसीलिए भारत ने लेट 1980s में ही इस डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए एक इंडिजिनस इंजन डेवलप करने का जिम्मा DRDO को दिया था, और यही से निकलता है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट या GTRE का कावेरी इंजन। लेकिन 1989 से लेकर 2015 तक इस प्रोजेक्ट पर 2100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यह कावेरी इंजन तेजस में फिट होने लायक नहीं बन पाया, और मजबूरन हमें घूम फिरकर फॉरेन इंजन का सहारा, अमेरिका का सहारा लेना पड़ा, जिसका नतीजा आज शायद हम भुगत रहे हैं। हाल ही में अमेरिका का सबसे एडवांस जेट F-35 प्रैक्टिस के समय क्रैश हो जाता है। फिर इंग्लैंड का F-35 ऐसा लैंड करता है केरला में, फिर टेक ऑफ ही नहीं करता है हफ्तों तक। तो अगर हमारे विशाल एयरफोर्स में एक ऐसा क्रैश हो भी जाता तो बात समझ में आती, लेकिन ये क्रैश एक और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज को हाईलाइट करता है। इंडियन एयरफोर्स की गिरती हुई ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को स्पॉटलाइट पर डालता है।
देश की सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स को 45 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ 750 से 800 जेट्स मान लीजिए। अगर इतने जेट्स एक समय पर अवेलेबल ना भी हो पाए तो एयरफोर्स कहती है कम से कम 40 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ तो हमें चाहिए किसी भी हालत में। तो आप सेफ साइड में 42 स्क्वाड्रन मान लीजिए, क्योंकि हमेशा कुछ एयरक्राफ्ट तो मेंटेनेंस में रहेंगी। तो एयरफोर्स की जरूरत उनके सैंक्शन स्ट्रेंथ से अगर आप कम भी कर दो तो कम से कम 700-750 जेट्स तो होने चाहिए। आज आपको मालूम है कि भारतीय वायुसेना के पास कितने स्क्वाड्रंस हैं? सिर्फ 29। सितंबर में मिग 21 के रिटायर होने के बाद आईएएफ का फाइटर स्क्वाड्रन लेवल सैंक्शन स्ट्रेंथ से 70% से कम पर चल रहा है, और यह स्ट्रेंथ फ्यूचर में और जबरदस्त तरीके से गिरने वाली है, क्योंकि अगले 10 सालों में मिग 29, जैगवार, मिराज 2000 जैसे पुराने जेट्स रिटायर करने वाले हैं। बाय द वे ये जेट्स ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं, हम इन्हें बस चलाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ भारत पर, एक तरफ चाइना और पाकिस्तान के साथ एक टू फ्रंट वॉर का तलवार लटक रहा है, वहीं पर हमारी एयरफोर्स अपने मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ पर भी नहीं ऑपरेट कर पा रही है। यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि एक भयानक रियलिटी है जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। आज के डेट में कुल मिलाकर कुछ 200 से 250 फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन चाइनीज फाइटर जेट्स इंडिया के अगेंस्ट पोजीशन लेकर खड़ी हुई हैं। उधर पाकिस्तान भी चाइना की मदद से कंटिन्यूअसली अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रहा है, और इसी साल रिपोर्ट्स की माने तो चाइना पाकिस्तान को 40 फिफ्थ जनरेशन J-20 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने वाला है। एक तरफ घटती स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते टेंशन। एक टाइम पर कहा जाता था कि अगर 1962 की लड़ाई में एयरफोर्स डिप्लॉय किया जाता तो जंग हम जीत जाते। इतनी एडवांस्ड और पावरफुल मानी जाती थी इंडियन एयरफोर्स उस समय, और आज की हालत देखिए हम कहां आ चुके हैं कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पाकिस्तान के साथ कंपीट कर रही है। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में जाकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर खुद नहीं खरीद सकते हैं। अमेरिका ने तो हमारे हाथों में F-35 थमा दिया है। पूरा एपिसोड बनाया है, इस पर देख लीजिएगा कि क्यों हमने उसको नो बोला है। उधर रशिया ने भी Su-57 इंडिया में बनाने की बात कही है, टेक्नोलॉजी देने की बात कही है, लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से सूट नहीं करती है, क्योंकि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूनिक है। दुबई क्रैश के बाद शायद लोग कहें कि अरे नहीं बाहर से फाइटर खरीद लो, यहां तो ना बनने वाला है। लेकिन जो देश मंगल तक पहुंच सकता है, जो देश चांद पर रोवर चला सकता है, क्या वो अपना फाइटर, अपना इंजन, अपना फिफ्थ जनरेशन जेट नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। ये बकवास की बातें हैं कि अगर हम नहीं बना सकते हैं, बस चाहिए तो पॉलिटिकल विल चाहिए और फोकस चाहिए। आज भारत खुद का इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। HAL और DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है फिफ्थ जनरेशन फाइटर को डेवलप करो। फिलहाल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या ACMA प्रोजेक्ट अपने अर्ली स्टेजेस में है। सरकार को एक टाइमर लगा देना होना चाहिए कि भैया देखो अब हमें रिजल्ट्स चाहिए। चाइना ने अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर 2011 में टेस्ट किया था, वही हमें खुद अब अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर टेस्ट करने में कम से कम 8 साल और लगने वाले हैं, अगर और डिलेज नहीं होते हैं। फिलहाल तेजस को और बेहतर तो बनाना होगा। AMCA MK1 वेरिएंट को फिर से अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन से पावर मिलने वाली है, जबकि एडवांस्ड MK2 वेरिएंट एक इंडिजिनस या इंडियन पार्टनरशिप वाले इंजन के साथ बनाया जाएगा। अब कावेरी इंजन जो इनिशियल फेलियर्स के बाद अब टेस्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है, इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। अब चाहे वो PMO उसको डायरेक्टली मॉनिटर करे तो करे, लेकिन करने की जरूरत है। अगर सरकार को सच में विंग कमांडर नमांश सियाल को श्रद्धांजलि देनी है ना, तो बेस्ट तरीका तो यही होगा कि हमारे फाइटर्स को बेहतर करो, हमें एक्चुअली फुल्ली आत्मनिर्भर करो और हमारे फाइटर जेट्स को सेफर बनाओ। एक वॉर मोड पर यह काम हमें उठाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ साथ हमारे फाइटर जेट्स हमारे डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके साथ साथ हमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। जो रिसोर्सेज लगता है, जो मैन पावर लगता है, जो ब्रेन पावर लगता है, उसे लगाओ, लेकिन इस चीज को कंप्लीट करो तुरंत। ये इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा की बात है। इस पर और डिले हमें नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आप भी ये सारे सवाल पूछो। दुबई के इंटरनेशनल एयर शो के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमांश सियाल की जान चली गई। सियाल इस एयर शो में भारत में बने इंडिजिनस फाइटर जेट LCA तेजस का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जब एक नेगेटिव जी टर्न मैन्यूवर करने के बाद यह जेट जमीन से जा टकराता है। LCA तेजस भारत का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का अपना इंडिजिनस फाइटर जेट, जिसे रशिया का मिग 21 का रिप्लेसमेंट के तौर पे भी देखा जाता है हमारी एयरफोर्स में। यह एयरक्राफ्ट सोफिस्टिकेटेड फ्लाई बाय वायर सिस्टम का उपयोग करता है स्टेबल फ्लाइट मेंटेन करने के लिए। लेकिन 21 नवंबर दोपहर 2:10 पर कुछ तो गलत हुआ, जब यह तेजस फाइटर नेगेटिव जी मैन्यूवर करता है, फिर बहुत लो लेवल पर एक रोल, इस रोल की वजह से ऑल्टीट्यूड लूज करता है, और जब तक
फाइटर जेट के विंग्स लेवल तक आते हैं तब तक फाइटर का रेट ऑफ डिसेंट बहुत तेज हो चुका है। शायद यहां इंजन थ्रस्ट नहीं मिलता है तेजस को, यह कारण अभी हमें पता नहीं, लेकिन यह जरूर पता है कि तेजस उसके बाद भीषण रूप से जमीन से जा टकराता है, आग का गोला बन जाता है। इस दुखद क्रैश के बाद कई किस्म के थियरीज और स्पेकुलेशन ने तूल पकड़ा हुआ है 24 घंटों में। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में बेस्ड कुछ वहां के गोदी मीडिया जर्नलिस्ट इस क्रैश पर खुशी जता रहे थे। लेकिन इन बचकानी डिबेट से आगे बढ़कर इस दुखद क्रैश की टाइमिंग और अहमियत को समझना जरूरी है। यह हमारे देश की छवि और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पिछले 24 घंटों में एविएशन एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स ने इंजन फेलियर से लेकर पार्शियल लॉस ऑफ थ्रस्ट से लेकर पायलट डिसोरिएंटेशन तक सब चीजों को कंसीडर किया है। वहीं सोशल मीडिया पर कंस्पिरेसी थियरीज की भी आपको कमी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें तो साफ हैं। एक इंटरनेशनल इवेंट के बीचों बीच सारी दुनिया की नजरों और प्रेस के सामने यह हादसा होता है, हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज पर सवाल जरूर खड़ा होता है। हां, जेट्स क्रैश तो सबके होते हैं, यूएस के होते हैं, चाइना के होते हैं, रशिया के होते हैं, हमसे ज्यादा होते हैं, लेकिन पिछले 20 महीनों में तेजस 2 बार क्रैश कर चुका है, और यह तब जब यह हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। नंबर 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह जो जेट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कंसिस्टेंटली इसे सप्लाई करने में, इंडियन एयरफोर्स को टाइम से डिलीवरी देने में फेल करता आया है। हमारी एयरफोर्स अभी 42 की सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की जगह सिर्फ 29 पर ऑपरेट कर रही है। इन जेट्स की बहुत दरकार है हमारी एयरफोर्स को। नंबर 4, एक ऐसे समय में जब एयर चीफ ने खुद पब्लिकली HAL को क्रिटिसाइज किया है तेजस की लेट डिलीवरी को लेकर, उस समय क्या अलग अलग एयर शोज में जाकर तेजस के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर्स ढूंढना जरूरी है? HAL पहले अपनी एयरफोर्स की ऑर्डर्स तो पूरे कर ले। और नंबर 5, तेजस का डिजाइन तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन HAL की मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद इस एडवांस जेट की मेंटेनेंस की गारंटी कौन लेगा? क्या सच में तेजस में कोई ऑयल लीक इशू था क्रैश से पहले, या यह सिर्फ एक कंस्पिरेसी थियरी है? यह क्रैश सिर्फ देश के अंदर का मुद्दा नहीं है, दुनिया के सामने घटी एक दुर्घटना है। इसके जवाब तो जल्द ढूंढने होंगे, और अगर कोई करेक्शन करना है तो जल्द करना होगा। याद है ना MiG-21 के केस में क्या हुआ था कि फ्लाइंग कॉफिन का टैग तो लग गया, लेकिन जेट तो तब भी सर्विस में रहा, पायलट्स हमारे मरते रहे। एक ऐसे समय में जब हम फाइटर जेट्स के रेस में पीछे हो रहे हैं, इस क्रैश को सीरियसली लेना होगा और इस ट्रेजेडी से उभर कर बेटर करने की जरूरत है। यह देश की सुरक्षा के लिए, हमारे पायलट्स की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देशभक्त पहले इस क्रैश को डिटेल में समझेंगे, फिर बाकी बातें। 21 नवंबर 2025 यूएई के दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में हो रहे दुबई एयर शो का 5वां दिन। इस एयर शो में भारत से सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम और 3 तेजस जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर 2:08 पर इंडियन एयरफोर्स का एक तेजस जेट एक एरियल मैनूवर कर रहा होता है, नेगेटिव जी डाइव के बाद बैरल रोल। इस मूव में जेट एक पूरा एक्सल रोटेशन करता है, पहले अपसाइड डाउन पोजीशन में होता है और फिर 180 डिग्री टर्न करके वापस सीधा हो जाता है। क्रैश से कुछ ही सेकंड्स पहले यह जेट ये करने की कोशिश कर रहा था, इस रोल को। पहले जेट ने पुल अप किया, फिर इन्वर्टेड पोजीशन में आ गया, लेकिन इस क्रूशियल मोमेंट पर जेट बहुत तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करने लगता है। आखिरी कुछ सेकंड्स में पायलट प्लेन को वापस कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करता है, जेट को फिर से पोजीशन में लाया जाता है, लेकिन शायद जमीन से इतना ज्यादा क्लोज होने की वजह से यह जेट ऑल्टीट्यूड गेन नहीं कर पाता है। यहां पर एक्सपर्ट्स 2 एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। पहला कि इस मैन्यूवर के बीच में सडन ऑल्टीट्यूड लॉस करना फिर गेन नहीं कर पाना इंजन फेलियर इंडिकेट कर सकता है, जहां तेजस को सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं मिल पाया इंजन से। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।